राधे राधे. Hello everyone. So let's go for a new episode 355. आज रात हम वो सब करने वाले हैं सिली गर्ल. और जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो और हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. लेट्स बिगिन. अंतरा एक हड़बड़ी के साथ सामने की ओर देख रही थी जहाँ इस वक्त दक्ष अपने हाथों को सीने पर बांधे गुस्से से खड़ा दानिश को घूर रहा था. वहीं दानिश ने जब दक्ष को ये बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गईं. तभी दक्ष आगे अंतरा को देखकर बोला, मम, मैंने कहा आप अभी के अभी मेरे पास आओ. आप डैड को सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, आप मुझे तो टाइम ही नहीं देते. यह सुनकर अंतरा नासमझी में बोली, दक्ष, लेकिन ऐसा कब हुआ? मैंने कल रात को भी आपको पूरा टाइम दिया था और आज सुबह भी मैंने आपको पूरा टाइम दिया. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ डैड को ही टाइम दे रही हूँ? इस पर दक्ष अंदर ही तरफ आते हुए अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, अब आप मेरे साथ चल रहे हैं. यह सुनकर अंतरा फिर उसके साथ धीरे धीरे चलने लगी. लेकिन तभी दूसरे ही पर दानिश ने अंतरा के दूसरे हाथ को पकड़ लिया. इस पर अंतरा रुक गई और अपना सर घुमाकर दानिश को देखने लगी. इधर एक तरफ दक्ष ने अपने हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को दानिश ने पकड़ रखा था. अंतरा बेहद कंफ्यूज लग रही थी. तभी दानिश दक्ष को घूरते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, हाउ डियर टू टॉक टू हिम लाइक दिस? मेरी बीवी है, ये मेरी और तुम्हारी मॉम है. हाउ डेयर टू लाइक दैट? बीवी है ये मेरी और तुम्हारी मॉम है. तुम अपनी बीवी से ऐसे किस कर लेना. मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़रें डालना बंद करो, यू सिली बॉय. ये सुनकर दक्ष का मुंह छोटा सा बन गया. तभी दानिश अंतरा को घूर कर बोला, सिली गर्ल, आई फील डिजी. तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती. ये सुनकर अंतरा परेशान होते बोली, क्यों, आपकी तबीयत नहीं ठीक है? पर अभी तो आपने कहा था ना कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो. दानिश, आपने दवाई को स्किप तो नहीं किया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको सारी दवाएं दी हैं. फिर आप ऐसे डिजी कैसे फील कर रहे हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? फिर हम खुद डॉक्टर के पास चलते हैं और वापस से चेकअप कराएंगे. अंतरा काफ़ी पैनिक हो गई. तो वहीं दानिश अपने दांत बींच कर बोला, तुम मेरे पास रहो, मुझे और किसी दवा की ज़रूरत नहीं है. यह सुनकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करके अंतरा के हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नो मॉम, मैं कल से किंडरगार्टन जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है. आप मेरे बैग्स को पैक करेंगी, चलिए मेरे साथ. तभी दानिश अंतरा के दूसरे हाथ को खींचते हुए उसे करीब करके बोला, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी. ये कहते हुए दक्ष को बोला, एंड जियो, मैंने तुमसे अकेले अपनी पैकिंग करने के लिए कहा था, ना कि मेरी वाइफ को ले जाने के लिए. और अगर तुमने अब मेरी वाइफ के साथ कोई भी मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कल से बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा. यह सुनकर दक्ष का मुंह बन गया. वहीं अंतरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. वो दानिश और दक्ष के बीच खुद को बहुत ही ज़्यादा फंसा महसूस कर रही थी. उसने एक नज़र अपने दोनों हाथ को देखा. अपने एक हाथ को अभी भी दानिश ने तो दूसरे को दक्ष ने पकड़ रखा था. ये देखकर अंतरा चिढ़ के साथ उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाते बोली, बस बहुत हो गया, मैं परेशान हो गई आप दोनों से. आखिर आप दोनों चाहते क्या है मुझसे? एक काम कीजिए, आप दोनों ना मुझे आधा आधा बांट लीजिए, टुकड़ा कर दीजिए मेरे. एक आप लीजिए और आधा टुकड़ा दक्ष आप रख लो, तभी आप दोनों को चैन मिलेगा. आप दोनों के चलते मैं खुद के लिए खुद का वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ. अब आप दोनों मेरे पास मत आना. ये कहते हुए अंतरा स्टडी रूम से बाहर निकल गई. दक्ष का छोटा सा मुंह लटक गया. इधर दानिश दक्ष को घूर कर बोला, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ ही हमेशा मुझसे नाराज़ होती है. अगर इसी तरह तुम्हारा रहा तो मैं तुम्हें बहुत जल्द बोर्डिंग भेज दूंगा, जिसमें तुम्हारी मॉम भी कुछ नहीं कर पाएंगी, समझे तुम? दानिश की डांट सुनकर दक्ष का मुंह और लटक गया और फिर वो स्टडी रूम से बाहर जाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मैं मॉम से ज़िद करूँगा कि मुझे आपके साथ रहना है और फिर मॉम आपकी भी नहीं सुनेगी, डेविल डैड कहीं के. ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग गया. वहीं दानिश अपने दांत बींचते हुए से कूटता रहा. वहीं दूसरी तरफ अंतरा सीधे रूम में गई और अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें अपना काम करने लगी.
कुछ देर बीत गया कि तभी दक्ष अपना किंडरगार्टन का छोटा सा बैग लेकर धीरे से अंतरा के पास आया और वो अंतरा की स्टडी टेबल के कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अंतरा अभी अपना काम कर ही रही थी, उसने दक्ष पर इतना ध्यान भी नहीं दिया और वो अपना काम करती रही। वहीं दक्ष चुपचाप अपना सर झुकाए अपने छोटे से बैग को हाथ में लिए खड़ा हुआ था। करीब 15 मिनट इसी तरह बीत गए, तभी अंतरा हल्के से खांसते हुए अपना सर ऊपर उठाई। अचानक से उसकी नज़र दक्ष पर गई। दक्ष को वहाँ देखकर अंतरा थोड़ी चौंक गई और फिर वो धीरे से बोली, दक्ष आप कब आए यहाँ? इस पर दक्ष ने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा और फिर उसमें कुछ काउंट करने लगा। उसके बाद फिर वो अपनी छोटी उंगलियों को काउंट किया और जल्दी से बोला, मम मैं पूरे 15 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ। उसकी ये बात सुनकर अंतरा ने अपने होठों को बाइट किया और उसकी नज़र फिर दक्ष के छोटे से बैग पर गई। उस बैग को देखकर अंतरा बोली, क्या आप कल से किंडरगार्टन जा रहे हो? इस पर दक्ष नाम में सिर हिलाकर बोला, नो मॉम, अभी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, पर डैड मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। प्लीज़ आप डैड से बात करो ना, उनसे कहो ना मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता। यह सुनकर फिर अंतरा ने दक्ष को अपने पास बुलाया। दक्ष अंतरा के पास आ गया, जिसके बाद फिर अंतरा ने दक्ष को अपनी गोद में बिठा लिया। दक्ष अंतरा को गौर से देखने लगा। अंतरा दक्ष के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए धीरे से बोली, दक्ष आप अब 4 ईयर्स के हो गए, अब आप धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हो। अगर आप अब से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब आप जो कहते हो कि आपको अपने बड़े होकर डैड की तरह बनना है, तो आप कैसे बन पाओगे? आपको पता है आपके डैड बहुत स्मार्ट है और मैंने आपकी दादी से सुना था आपके डैड स्टडीज़ में भी बहुत स्मार्ट थे। तो क्या आप अपने डैड के जैसे नहीं बनना चाहते? आप भले ही मेरे गुड बॉय हो, भले ही आप गेम एक्टिविटीज़ में स्मार्ट हो, बट आपको उसके साथ साथ स्टडीज़ में भी स्मार्ट बनना होगा, जिससे कि मैं प्राउडली सबके सामने आपकी तारीफ़ कर सकूं। मैं सबको ये बता सकूं कि मेरा दक्ष गुड बॉय के साथ साथ स्टडीज़ में भी स्मार्ट है। यह सुनकर दक्ष की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, तो मम्मा इसके लिए मुझे क्या करना होगा जिससे कि आप सबके सामने मेरी तारीफ कर सको? इस पर अंतरा मुस्कुराते बोली, इसके लिए आपको अभी से ही किंडरगार्टन जाना होगा। किंडरगार्टन में 1 साल रहने के बाद आप फिर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, तब आप और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। फिर मैं सबके सामने प्राउडली आपकी तारीफ़ करूँगी। यह सुनकर दक्ष ने फिर कुछ सोचा, कहा, ओके मम, मैं समझ गया। मैं कल से किंडरगार्टन जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा आप डैड से ज़्यादा पास मत जाना। मुझे आपके और डैड के साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरे साथ रहो। ये कहते हुए दक्ष ने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी अंतरा को कुछ याद आया और फिर वो दक्ष को कुछ समझाते बोली, दक्ष मुझे आपको एक बात समझानी है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी छोटे हो, आपकी अभी भी कुछ आप अभी जो कुछ सामने दिखता है, जैसा दिखता है आप उस पर यकीन कर लेते हो और आप बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हो। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहती हूँ आप उस पर ध्यान दो। मुझे पता है आप अभी से ही काफ़ी स्मार्ट हो बाकी बच्चों के मुकाबले, पर आप ये भी सोचो कि आपके डैड मेरे हस्बैंड हैं। वो जो मेरे साथ कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। हस्बैंड और बेटे में डिफरेंट होता है। आप मेरे बेटे हो, मैं आपके फोरहेड पर किस कर सकती हूँ, मैं आपके गाल पर कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह मैं दानिश के साथ रहती हूँ मैं उस तरह आपके साथ नहीं रह सकती। इसलिए आप डैड पर गुस्सा होना छोड़ दो। दानिश मेरे हस्बैंड है और आपके डैड, हम दोनों की वजह से आप हो और आपको हम दोनों को बराबर तरीके से देखना है, ना कि अपने डैड से जलते हुए हमेशा लड़ाई करनी है। मुझे पता है आप मुझे लेकर पॉजेसिव हो, लेकिन मैं दानिश से दूर नहीं रह सकती। इसलिए आप दानिश के सामने ज़्यादा इन चीज़ों के लिए ज़िद मत किया करो। इससे आपके डैड गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपके डैड आपसे भी ज़्यादा मुझे लेकर पॉजेसिव है। दक्ष अंतरा की हर एक बात काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। अंतरा की सारी बात सुनकर उसने अपनी पलकें 2 बार झपकाया फिर बोला, पर मॉम
मैं डैड से ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हूँ। इस पर अंतरा हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आप भी मेरे लिए पॉसेसिव हो, लेकिन आप अपने डैड से जलना बंद करो। आपके डैड मेरे उसे तरह करीब आ सकते हैं, पर आप मेरे बेटे हो। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, पर जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको सब समझ आने लगेगा। इसलिए अब आप डैड को कोई लड़ाई मत करना, ओके। दक्ष ये बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और फिर वो सोचते हुए फिर अपना सर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर अंतरा फिर अपने माथे पर उसके माथे पर किस करते हुए बोली, अब आप अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आपके पास आकर आपके बैग पैक करने में आपकी हेल्प करती हूँ। ये सुनकर दक्ष ने फिर चुपचाप अपना सर हिलाया और वो अंतरा की गोद से उतरकर अपने बैग को लेकर वहाँ से रूम में चला गया। एक्सक्यूज मी। वहाँ गेट से टिककर खड़ा दानिश अंतरा की सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनते ही वो तिरछा मुस्कुराते बोला, नॉट बैड सिलीगल, तो काफ़ी समझदार हो गई हो। दानिश की आवाज़ सुनकर अंतरा पीछे की तरफ देखते लगी। दानिश को देखकर अंतरा फिर वापस से लैपटॉप ऑन करते हुए बोली, हाँ मुझे आपसे भी ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहकर मैं काफ़ी समझदार हो गई, क्योंकि इतने सालों तक कम से कम कोई मुझे बेवकूफ़ लड़की तो नहीं बुलाता था। यह सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो अंतरा को घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर अंतरा हल्के से हंसते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, आप मुझे काम करने दीजिए और आप भी रेस्ट कीजिए, कुछ देर में मैं आपको मेडिसिन दूंगी। ये कहते हुए वो अपना काम करने लगी, पर तभी उसे अचानक से कुछ याद आया। वो जल्दी से बोली, ओ हाँ दानिश, मुझे दादी ने पैलेस बुलाया दक्ष के साथ, तो क्या आप वहाँ चलेंगे। वहाँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं सालों बाद यहाँ वापस आई हूँ। मुझे भी उन सबसे मिलना है, उनके साथ रहना है। मैं अकेले यहाँ बहुत बोर हो जाती हूँ, प्लीज़ क्या हम चलें वहाँ। ये सुनकर दानिश उसे गौर से देखा और कुछ सोचते हुए बोला, एज यू विश। इस पर अंतरा स्माइल करने लगी। दानिश अभी भी उसी तरह खड़े उसे देख रहा था। इसी तरह देखते देखते शाम हो गई। शाम के वक्त दानिश दक्ष को अंतरा को लेकर सीधे पैलेस के लिए निकल गया। कुछ देर में उनकी ब्लैक कार पैलेस के बड़े से गेट के आगे रुकी। अंतरा दक्ष के हाथ को पकड़कर कार से बाहर निकली। तब उसे देखा दानिश अभी भी कार के अंदर है। ये देखकर वो ना समझी में बोली, दानिश क्या आप अंदर नहीं आएंगे। और दानिश क्या आप अंदर नहीं जाएंगे। दानिश जो इस वक्त लैपटॉप में बिजी था, वो अपनी नज़र बिना उठाए ही बोला, नो मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंतरा भड़कते हुए बोली, दानिश आप घर से बाहर क्या निकले, आपके तो पर निकल आए, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए, आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जा सकते। मैंने ऑलरेडी शिवम और ऋतिक से बात की ली है, उन दोनों ने भी कहा है कि आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्यों अपने मन की कर रहे हैं, प्लीज़ घर चलिए, वरना मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। ये सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। तभी सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उस डेविल स्माइल की देखकर अंतरा कुछ समझ नहीं पाई और पल भर में दानिश कार से बाहर निकला और उसने अंतरा के हाथ को पकड़ लिया और उसे अब अंदर ले जाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मैं भूल गया था कि आज रात हम वो सब कुछ करने वाले हैं, बट थैंक टू यू मुझे इंसिस्ट करने के लिए। ये सुनकर अंतरा खुद हड़बड़ा गई और वो घूर कर दानिश को देखने लगी। वहीं दक्ष चुपचाप अंदर चला गया। फिर अंतरा जब पैलेस के अंदर अपने कदम रखी तो चारों तरफ देखने लगी। 3 साल पुरानी यादें उसके जहन में ताज़ा होने लगी। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई, लेकिन वो जैसे ही पैलेस के लिविंग एरिया में अंदर आई, सामने बैठे कुछ इंसानों को देखकर अपनी जगह रुक गई। वहीं दानिश के भाव उन्हें देखकर सर्द हो गए। इस वक्त लिविंग एरिया में बैठे लोगों को देखकर अंतरा के चेहरे थोड़ा सा डल पड़ गया। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर उन्हें देख रहा था। तभी दक्ष की नज़र उन पर गई तो वो अंतरा के हाथ को हिलाते हुए धीरे से बोला,
मम, ये तो वही वाली बैड आंटी है ना जो इस दिन हॉस्पिटल में आई थी। मैं इन्हें आज भी पनिश करूँगा क्या? आज मैं फिर से पनिश करूँ क्या? ये कहते हुए वो अंतरा को ध्यान से देखने लगा। वहीं अंतरा उसकी आवाज़ से काफ़ी अपना सर हिलाए हुए बोली, नहीं दक्ष, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जब वो आगे से आपको परेशान करें तभी आप उनके साथ मिसबिहेव करना, अदरवाइज़ आप उनके साथ बात भी नहीं करोगे, ओके? यह सुनकर दक्ष ने फिर अपना सर हिला दिया और वो सोफे पर बैठी कंगना को घूर घूर कर देखने लगी। वहीं इस वक्त हॉल में कंगना के साथ उसके मॉम डैड मौजूद थे। कंगना के चेहरे के रंग इस वक्त उड़े हुए थे। वहीं उसके मॉम डैड भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। तभी दानिश अंतरा से बोला, सिली गर्ल, मुझे कॉफ़ी के साथ तुम्हारी भी ज़रूरत है, इसलिए तुम जल्द से जल्द ऊपर रूम में आओ। ये कहकर दानिश ने दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से लिफ्ट की ओर ले जाने लगा। तभी देविका जी की नज़र दानिश पर गई। दानिश को देखकर वो उसे आवाज़ लगाते बोली, दानिश रुको। दानिश अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए अपनी जगह रुक गया। तभी देविका जी अंतरा को देखकर बोली, अंतरा मेरे पास आओ। अंतरा का दिल पता नहीं क्यों पर एक अजीब तरह की घबराहट रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना सर हिलाते हुए धीरे से उनके पास गई। उसकी नज़र कंगना के नज़रों से मिली। कंगना की आंखें गुस्से से भर आई। अंतरा ने अभी भी कुछ भी नहीं कहा। तभी दानिश मुड़ते हुए देविका जी से सपाट आवाज़ में बोला, दादी मुझे इम्पोर्टेंट काम है, आई कांट स्टे हियर। यह सुनकर देविका जी चुप पड़ गई और फिर दानिश दक्ष को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी कंगना अपनी जगह से जल्दी से उठी और दानिश के पीछे जाते हुए बोली, दानिश प्लीज़ मेरी बात सुनो। दानिश एक बार फिर बिना एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह रुका और वो कंगना को घूरने लगा। कंगना दानिश की ठंडी नज़रों को एक पल के लिए कांप गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, दानिश मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी शादी अंतरा भरद्वाज से हो रही है। क्या तुम उसे शादी करने के लिए राज़ी हो? देखो दानिश, हम दोनों बिजनेस फील्ड से हैं, हम एक दूसरे के कंपैरिजन में बिल्कुल सूटेबल हैं। अंतरा भरद्वाज के साथ शादी करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी तो कोई औकात भी नहीं है। ये सुनकर अंतरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मन में बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरे दाने से शादी करने की बात कर रही है, इसकी तो मैं। ये कहते हुए अंतरा ने बुरी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश कंगना के चेहरे को बिना एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए घूरा और फिर अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, वो मेरी है, यही उसकी सबसे बड़ी औकात है। ये सुनकर कंगना का मुंह धुआं हो गया। तभी दानिश जाते जाते रुका और वो बिना टर्न हुए सर्द आवाज़ में बोला, और हाँ, अब आइंदा से मेरे आसपास भी आने की कोशिश मत करना, वरना तुम कहाँ गायब हो जाओगी, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर कंगना के माँ बाप के होश उड़ गए और वहीं दानिश ये कहकर दक्ष को लेकर वहाँ से चला गया। इधर अंतरा के चेहरे पर अब एक सुकून था। वो फिर धीरे से कंगना की तरफ बढ़ी और कंगना के सामने आकर खड़ी हो गई। कंगना जो अभी भी दानिश से कहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, वो अपने सामने अंतरा को देखकर गुस्से से अपनी सांस भरने लगी। तभी अंतरा उसे देखकर धीरे से बोली, मेरे पीछे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम एक आउटसाइडर हो मेरे और दानिश के बीच, तो दानिश की बचपन की दोस्त रहना भी नहीं आ पाई, तो तुम तो अभी कल की आई लड़की हो। और तुम्हें याद है ना कैसे मैंने सालों से तुम्हारे नाम पर आर्य अवार्ड को अपने नाम किया था? बिल्कुल उसी तरह दानिश को इस बार मैं हमेशा के लिए तुम सब लड़कियों के सामने अपना बनाऊंगी। और अगर अब तुम्हें आगे अपनी और बेइज्जती नहीं करानी है तो चली जाओ यहाँ से। कंगना अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए बोली, मॉम डैड अभी के अभी यहाँ से चलिए, मैं खुद की इस तरह बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। रितेश और रीता जो इस वक्त शिशिर और उन सभी से बात कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक उठे और उसकी तरफ देखने लगे।
कंगना गुस्से से उनकी तरफ बढ़ी और उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है, मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती। तभी रितेश उसे शांत कराते हुए बोले, कंगना बेटा, मैं हमेशा से तुम्हारी हर पसंद को अपना है और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी की है और तुम्हें दानिश पसंद है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारी उससे शादी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बेइज्जती भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। अपने डैड की बात सुनकर कंगना गुस्से से बोली, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट शादी से भी बढ़ के है, आप चलिए यहाँ से। ये कहकर कंगना उन दोनों के हाथ को पकड़कर खींचते हुए वहाँ से बाहर ले जाने लगी। अंतरा कंगना को देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं उसकी स्माइल देखकर कंगना का चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया। वो वहाँ से अपने मॉम डैड को लेकर तुरंत बाहर निकल गई। वहीं उन सब के जाने के बाद देविका जी बोली, आखिर मुझे समझ नहीं आता, मैंने कब इन लोगों से दानिश की शादी करने के लिए कहा था, मैं कब राज़ी हुई थी कंगना से उसकी शादी के लिए। ये कहकर वो शिविर की तरफ गुस्से से देखकर बोली, और शिशिर, जब तुमने सबसे पहले रितेश से अपनी बेटी की शादी की बात की थी, तब तुमने साफ तरीके से उसे मना क्यों नहीं कर दिया। देविका जी की बात सुनकर शिशिर तुरंत बोले, माँ ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें रितेश से इस बात के लिए मना नहीं किया था, मैंने तो उसी दिन उसे साफ साफ ये कह दिया था कि दानिश अभी भी एक तरह से शादीशुदा है और यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी है। वो तो बस उसके बीच कुछ गलतफहमी आ गई जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए। बाकी अभी एक बीवी के रहते दानिश दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन रितेश इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था और वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने साफ साफ उसे मना कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो आज यहाँ इस तरह रिश्ते की बात करने चला आया। ये कहते हुए वो चुप हो गया। तभी बिपाशा जी ने गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा, अब उस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, वैसे भी दानिश की शादी कंगना से कभी नहीं हो सकती। जहाँ तक मुझे कंगना का बर्ताव देखकर लग रहा है कि कंगना दक्ष को एक तरह से नहीं संभाल सकती, और अब अंतरा अभी भी दानिश के साथ है तो दूसरी शादी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए अब हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, दानिश और अंतरा की शादी की बात करते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद ही मुहूर्त है और हमें सब कुछ अभी से डिसाइड करना होगा, जिससे कि हम आगे तैयारी कर सकें। इस पर ध्रुवी फिर अंतरा की तरफ बढ़ी और वो अंतरा के हाथ को पकड़कर उन सभी के पास लाते हुए मुस्कुरा कर बोली, वैसे अब शादी हो रही है तो क्या दुल्हन ससुराल में रहकर ही अपने ससुराल जाएगी। ये सुनकर सभी उसे नासमझी में देखने लगे। इधर अंतरा भी उसको देखने लगी। तभी ध्रुवी बोली, अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि अंतरा तो यहाँ की बहू है ना, तो क्या वो अपने ससुराल में रहकर अपनी शादी की सारी रस्म करेगी। मुझे लगता है कि मुझे अंतरा के साथ अपने भरद्वाज विला में जाना चाहिए और एक लड़की की तरह से मुझे सारी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अंतरा की बहन हूँ और उसी की तरफ से सारी तैयारी करूँगी, और ये अंतरा का एक तरह से ससुराल है और बारात भी आप सबको भरद्वाज विला ही लेकर आनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर पीछे से ध्रुव आते हुए बोला, किसने कहा कि अंतु इस घर की बहू है। अंतु सबसे पहले इस घर की बेटी बनकर आई थी, तो अगर उसकी शादी यहीं से होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर देविका बिपाशा जी भी अपना सर हाँ में हिलाया। वहीं ध्रुवी ध्रुव को घूरते हुए बोली, नहीं, पहले वो इसलिए इस घर की बेटी बनकर आई थी क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता था और ना ही किट्टू को हम लोगों के बारे में पता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हाँ, किट्टू के पास उसके भाई बहन और एक दादी भी है जो लड़की वालों की तरफ से रहेंगे और आप सब लड़के वालों की तरफ से, समझे। तभी अंतरा ने महसूस किया कि ध्रुवी ने सुधा का जिक्र नहीं किया। ये देखकर वो कुछ सोच में पड़ गई। उसे एक पल की लगा कि वो अभी ध्रुवी को टोकते हुए उससे सुधा के बारे में पूछे, लेकिन फिर उसने सबकी बातें सुनी तो वो चुप पड़ गई। वहीं बाकी सब ने ध्रुवी की ये बात सुनी तो उन्हें ये सब ठीक लगने लगा। उसके बाद फिर देविका जी बोली, हाँ ध्रुवी बहू, बात तो ठीक कह रही हो। अब अंतरा के भाई बहन और घर भी है तो एक तरह से हमें भरद्वाज विला में ही बारात लेकर जानी चाहिए। अंतरा उन सभी की बातें सुनी जा रही थी। उसका चेहरा हल्का हल्का सा गुलाबी हो रहा था। उसकी आंखों में एक चमक दिख रही थी,
लेकिन उसने उन लोगों के बीच में कुछ नहीं कहा। वो बस अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी ध्रुवी खुश होते बोली, एग्जैक्टली दादी, यही तो मैं कहना चाह रही थी। अब जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया है, तो रस्म के हिसाब से हम कल ही भरद्वाज विला चले जाएंगे और फिर आप यहाँ दानिश के साथ सारी रस्म कीजिएगा और वहाँ हम अपनी किट्टू के साथ सारी रस्म करेंगे। ये सुनकर तभी विपाशा जी बोली, लेकिन दक्ष का क्या होगा, वो किसके साथ रहेगा? दक्ष की बात सुनकर अंतरा भी कुछ सोच में पड़ गई। वहीं ध्रुव ने सोचकर बोला, हाँ बात तो सही है, दक्ष के हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि अब तो दक्ष भी है। दक्ष किसके तरफ से आने वाला है? अपनी मॉम की तरफ से, अपने डैड की तरफ से। ये कहकर वो हंसने लगा। वहीं अंतरा ब्लश करने लगी। दक्ष पहला बच्चा था जो अपने मॉम डैड की शादी अटेंड कर रहा था। तभी अंतरा शिवम, ऋतिक और करण के साथ आते हुए हंसकर बोला। तभी अंदर शिवम, ऋतिक के और करण के साथ अंदर आते हुए हंसकर बोला, दक्ष अपने डैड की बारात में जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे जो वहाँ से शिवम अपने हाथ में एक फाइल लिए करण और ऋतिक के साथ अंदर आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे और फिर ध्रुवी बोली, लेकिन मुझे लगता है दक्ष को अपनी मॉम की साइड से रहना चाहिए और बारातियों का स्वागत करना चाहिए। ये कहकर वो ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तो वहीं ध्रुव ये सुनकर बोला, क्यों? मुझे लगता है दक्ष को अपने डैड और बड़े पापा के साइड से रहना चाहिए और बाराती बनकर खुद तुम सबसे अपना स्वागत करवाना चाहिए। ये सुनकर ध्रुवी घूर कर ध्रुव को देखने लगी। वहीं अंतरा की काफ़ी हंसी आ रही थी ये सब सुनकर और वो अपना सर झुकाकर धीरे से हंसने लगी। तभी वहाँ दानिश को बिना एक्सप्रेशन आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? और मैंने तुमसे कॉफ़ी मंगवाई थी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? दानिश की आवाज़ सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे तो इस वक्त दानिश लिफ्ट से दक्ष को हाथ पकड़कर बाहर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। तो वहीं दक्ष उनके साथ चल कर आ रहा था। अंतरा को दानिश की बात सुनकर याद आया कि दानिश ने कॉफ़ी मंगवाई थी और इसके बाद फिर वो जल्दी से अपना सर हिलाकर बोली, दानिश मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी देविका जी बोली, अंतरा तुम यहीं रुको, दानिश को कॉफ़ी विपाशा दे देगी, अभी हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर अंतरा रुक गई और दानिश को देखने लगी। दानिश के चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी। ये देखकर अंतरा ने फिर अपना सिर झुका लिया। तभी विपाशा जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और दानिश से बोली, दानिश कभी अपनी माँ के हाथ की भी कॉफ़ी पी लिया कर। जब से बीवी आई है तब से तुम्हें तो अपनी माँ के हाथ की कॉफ़ी नहीं पसंद। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। तो वहीं दानिश ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और विपाशा जी वहाँ से चली गई। दानिश अंतरा के पास आया। उसकी नज़रें अंतरा के हाथ पर गई जिसे ध्रुवी ने पकड़ रखा था। ये देखकर दानिश की भौहें तन गई। उसने एक झटके से अंतरा के हाथ को ध्रुवी के हाथ से अपने करीब खींच लिया। अंतरा थोड़ी सी हड़बड़ा गई और वो एकदम से दानिश के करीब चली गई। इधर ध्रुवी भी ये देखकर कुछ देर के लिए शांत पड़ गई। वहीं करण, शिवम, ऋतिक, ध्रुव सभी दानिश की हरकत को देखकर लाचारी से अपना सिर हिला रहे थे। ध्रुवी को भी समझ आ गया था और फिर वो हंसते हुए अपना सर हिलाई। तभी दक्ष अपना छोटा सा सर चारों तरफ घुमाते हुए बोला, यहाँ कौन सी बात चल रही है? जिसे सुनकर शिवम उसके छोटे से शोल्डर को थपथपाते हुए बोला, यहाँ तुम्हारे डैड और की शादी की बात चल रही है और तुम इकलौते बच्चे हो जो अपने डैड की बारात में जाने वाले हो। ये सुनकर दक्ष एक्साइटेड होते बोला, क्या सच में मैं डैड की बारात में जाऊँगा? इस पर शिवम हंसते बोला, हाँ जरूर, वही तो हम कह रहे हैं, तुम इकलौते बेटे हो जो अपने मॉम डैड की शादी में शामिल हो गए, वरना शादी के बाद ही बच्चे आते, पर तुम्हारे डैड तो शादी से पहले ही। ये कहते कहते शिवम थोड़ा सा रुक गया। वहीं सभी उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। अंतरा का भी चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सर झुका लिया। दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए शिवम को घूर रहा था। तभी शिवम बात बदलते हुए बोला, दानिश सब कुछ रेडी है, हम वेटिकन सिटी के लिए कब निकल रहे हैं? वहाँ मैंने रिजॉर्ट के साथ और भी सारी प्रिपरेशन करवा ली है। यह सुनकर परितोषी बोले, दानिश
क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? क्या बिजनेस ट्रिप के लिए? लेकिन अभी तो तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। कुछ दिन के लिए काम को तुम छोड़ सकते हो। यह सुनकर तभी शिशिर जी, शिवम, ऋतिक, करण तीनों को घूरते हुए बोले, आखिर तुम सब अपने किस तरह के दोस्त हो? उसे आराम करने का कहने के बजाय उसके लिए तुम बाहर जाने के लिए सारी तैयारी कर रहे हो। तुम सब के सब नालायक हो। ये सुनकर ऋतिक, करण, शिवम तीनों का मुंह बन गया और करण जल्दी से आगे आते बोले, अंकल, हमें हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, और ना ही हम कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, बल्कि दानिश ने अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन को वहाँ प्लान किया है और इस वजह से हम सभी वहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरानी से दानिश और अंतरा को देखने लगे। अंतरा काफ़ी नर्वस हो चुकी थी। वो कसकर दानिश के हाथ को पकड़ ली। उसे लग रहा था कि शायद अभी देविका जी या फिर कोई ना कोई इस बात के लिए मना कर देगा। वो बस अपना सर नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी देविका जी बोली, क्या इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पहले से शादी नहीं करोगे? क्या तुम दोनों विदेश से शादी करने वाले हो? ये कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी दिख रही थी। दानिश इस बात का जवाब देते हुए बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों की शादी है तो हम दोनों ही डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ करनी है। इस पर अंतरा दानिश का हाथ और धीरे से खींचते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा जवाब देना बंद कीजिए। इस पर दानिश उसे बस घूर कर देखा। तभी देविका जी ये सुनकर बोली, पूरी पारंपरिक तौर से शादी हम भारत से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता। विदेशी परंपरा हमें कुछ समझ नहीं आती और हमें नहीं पसंद विदेशी शादी। जो डर था वही हुआ। अंतरा कसमसाते हुए खामोश पड़ गई। वही दानिश सुनकर बिना एक्सप्रेशन बोला, दादी, हमने डिसाइड कर लिया कि हम शादी वहीं से करेंगे और अगर आप हमें राज़ी नहीं है तो हम अकेले ही वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। दानिश की ये बात सुनकर शिशिर जी बोले, दानिश, जवाब देना बंद करो। माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। तुम क्या विदेशी परंपरा के तौर पर शादी करने जा रहे हो? तभी बिपाशा जी, जो ये सब कुछ सुन रही थी, वो अपने हाथ से कॉफ़ी लेकर आते हुए सभी से बोली, अरे आप सब क्यों उन दोनों पर गुस्सा कर रहे हो? अगर ये दोनों विदेश में शादी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो विदेशी परंपरा के तौर पर शादी करेंगे। मुझे अच्छे से पता है, ये दोनों अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही शादी करेंगे, है ना दानिश, अंतरा? ये कहते हुए बिपाशा जी दानिश और अंतरा की तरफ देखने लगी। वहीं अंतरा ये सुनकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ माँ, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही शादी करेंगे। हम वहाँ कोई चर्च से शादी नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम तो बस उस जगह पर जाकर शादी कर रहे हैं। जब सभी ने ये सुना तब उन्हें असली मतलब समझ आया। इसके बाद फिर देविका जी हंसते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गया कि मुझे लगा कि शायद तुम दोनों विदेश में चर्च में जाकर शादी करने वाले हो। इस वजह से मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर विदेश में भी तुम दोनों हमारे कल्चर के हिसाब से शादी करोगे तो हमें तो इसमें खुशी ही होगी ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अंतरा की सांस में सांस आई और उसने फिर दानिश की तरफ देखा। दानिश अब काफ़ी की सिप ले रहा था। तभी फिर परितोष जी बोले, चलो ठीक है, अगर अब ये तय कर लिया है कि शादी यहाँ से नहीं बल्कि वेटिकन सिटी से होगी तो हमें वहाँ जाने की भी सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शिवम तुरंत बोला, दादाजी, आप सबको इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोस्तों ने वहाँ ऑलरेडी अपने यार की शादी के लिए सारी तैयारी कर ली है। यह सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद बिपाशा देविका जी के साथ मंदिर में चली गई। वहीं परितोष और शिशिर दूसरे कमरे में चले गए। इधर शिवम फिर दानिश के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आखिर मेरे यार की शादी है, इतनी सिंपल और डिसेंट थोड़ी हो सकती है। दानिश उसे घूर कर देखते हुए बोला, मैंने जो कहा था वो तुमने किया या नहीं? इस पर शिवम फाइल दिखाते हुए बोला, मैं पिछले 3 रातों से तुम्हारे दिए काम को कर रहा हूँ। तुम मेरी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स देख रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा काम करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। ये सुनकर अंतरा को भी श्रेया की सारी शिकायतें याद आने लगी और वो भी दानिश को घूर कर बोली, दानिश, आई थिंक शिवम ठीक कह रहे हैं। आप इनसे इतना ज़्यादा काम क्यों करवाते हैं? आपको पता है
आपकी वजह से शिवम और श्रेया इन दोनों की शादी रुक गई। ये सुनकर दानिश उसकी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्या? उनकी शादी में मैं पंडित बनने वाला था, जो मेरे जाने से वजह से इन दोनों की शादी रुक गई। इसके जवाब में सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बार बार शिवम को कोई ना कोई काम से बुलाते रहते हैं और शिवम श्रेया को वक्त नहीं दे पाते। इस वजह से उन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया। यही सुनकर शिवम बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो। तभी अंतरा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, आप दानिश की साइड लेना बंद कीजिए। आप दोनों की इस तरह देखकर मुझे उस दिन की श्रेया वाली बात सच लगने लगी है। मुझे शक हो रहा है कहीं मेरे इतने साल तक दानिश के करीब ना रहने की, कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ तो। तभी शिवम तुरंत उसे रोकते हुए बोला, अंतरा बस प्लीज़ अपनी सोच के घोड़ों को वहीं लगाम दो। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। मैं तो बहुत स्ट्रेट हूँ, बल्कि दानिश का मुझे नहीं पता। ये सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट डू यू मीन? क्या मैं तुम्हें उस तरह का इंसान लगता हूँ? अगर मैं उस तरह का होता तो। ये कहकर वो दक्ष की तरफ घूरकर टेढ़ा मुस्कुराते बोला, तो एक ही रात के बाद मेरी सिली गर्ल प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। दक्ष को सोफे पर लीन होते हुए बैठा एप्पल खा रहा था, वो दानिश को घूरकर अपनी मुंह बना लिया। तभी अंतरा ने जब दानिश की ऐसी बेशर्म भरी बातें सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। वो फिर बात बदलते हुए बोली, ये सब छोड़िए शिवम, अब आप भी श्रेया से शादी कर लीजिए। बेचारी अपने लहंगे को देख देख कर ही डिप्रेशन में जा रही है। इस पर शिवम भी फिर स्माइल के साथ बोला, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम दोनों की शादी के बाद मैं अपनी शादी कर लूँ। अंतरा ने भी एक स्माइल के साथ अपना सर हिलाया। तभी दानिश अंतरा के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए उसके कान में बोला, बहुत कर लिया तुमने सबसे बात, अब मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। वहीं दक्ष भी तुरंत सोफे से उतरते हुए भागकर अंतरा के पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसे देखकर दानिश की भौहें तन गईं। वहीं सभी खड़े मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। 12 दिन बाद। अब आगे का जो है वो हम कल सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।